हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज वापस स्टार्ट करते हैं आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जहाँ पर छोड़े थे उससे आगे की स्टार्ट करते हैं। सर एक चीज़ बताओ आप, आपने तो एनसीईआरटी के कुछ ज़्यादा क्वेश्चन ही करा दिए। एनसीईआरटी में तो इतने क्वेश्चन है नहीं। हाँ, मैंने 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा दिए क्योंकि मैं पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहा हूँ। सर पुरानी एनसीईआरटी क्यों फॉलो कर रहे हैं? नहीं फॉलो करो। अरे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके। और दूसरी बात, जो क्वेश्चन हटाए गए थे, जो क्वेश्चन हटाए गए हैं वो भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो क्वेश्चन भी अच्छे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेट्स वाई आई एम यूजिंग द ओल्ड एनसीईआरटी। समझ रहे हो? मैं पुरानी एनसीईआरटी इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई परेशान नहीं होना है उसके लिए। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं आज के लिए, जहाँ से क्वेश्चन छोड़ा था उसके बाद। तो ये अपन ने क्वेश्चन कर लिए थे 3.6 तक। 3.6 तक कर लिए थे। 3.7 देख रहे थे, जिसमें क्या है, 2 ट्रेन्स ए एंड बी। दो दो ट्रेन है ए और बी, जिनकी लेंथ है भाई 400 मीटर ईच, आर मूविंग ऑन 2 पैरेलल ट्रैक्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन विद ए अहेड ऑफ बी। तो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं कि 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये रही और दूसरी इसके पैरेलल ट्रैक पर है। एक ट्रेन ये रही, दोनों की लेंथ कितनी है भाई? 400 मीटर। ये इसने बताया आपको, ये भी 400 मीटर। दोनों के बीच में मान लेते हैं इनिशियली कुछ डी डिस्टेंस है। दोनों के बीच में इनिशियली डी डिस्टेंस है, ये वाली डी है दोनों के बीच में। मतलब यहाँ पर देखो इस ट्रेन का ड्राइवर होगा और यहाँ पर इस ट्रेन का गार्ड होगा। यहाँ पर इस ट्रेन का ड्राइवर होगा और यहाँ पर इस ट्रेन का गार्ड होगा, जिसको डी जी, इसको डी ये जी। समझ रहे हो? तो ये ट्रेन नंबर बी के ड्राइवर और ट्रेन नंबर ए के गार्ड के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी है। अभी आपसे क्या पूछा है भाई कि इनका इनिशियल गैप कितना है, मतलब ये डी की वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और यदि वो पूछ ले आपसे, भाई ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या पूछ सकता है। देखो ये भी पूछ सकता है वो कि इनिशियली या इस वाले गार्ड के और इस वाले गार्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। तब आपको ये डी प्लस ये वाली डिस्टेंस ये ऐड करके लिखनी है, और ये है कितनी? 400। तो डी प्लस 400 वो डिपेंड करता है, जो भी पूछे आप बता सकते हो, जो भी पूछे वो बता सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल इसने डी की वैल्यू पूछी, वो देखते हैं कि इनिशियल इनके बीच में डिफरेंस होगा कितना। तो ये चल रही थी भाई, ये 72 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, और ये दूसरी ट्रेन भी 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। क्योंकि बाकी सारी डिस्टेंस ने मीटर में दे रखी हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। वो कैसे करते हैं? 5/18 का मल्टीप्लाई करके। 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 72, 5 4 जा 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड दोनों की स्पीड आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी 20 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ बताओ, ये जो ड्राइवर था भाई, इस ड्राइवर को इस ड्राइवर से कुछ बातें करनी थी। ये भाई ये जो ड्राइवर है ना, ये वाला ड्राइवर, इन दोनों के मतलब इसके इस ट्रेन नंबर बी के ड्राइवर और ट्रेन नंबर बी का जो गार्ड है, वो दोनों सेम गांव के हैं भाई, सेम विलेज के हैं। और वो इससे मिलना चाहते हैं क्योंकि ये अपने विलेज पर कुछ पहुंचाना चाहता होगा अपने बच्चों के लिए खिलौने वगैरह, और ये गार्ड साहब भी कुछ पहुंचाना चाहते होंगे इस ड्राइवर के। तो ये दोनों मिलना चाहते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों की स्पीड यदि 20 रही तो ये कभी भी डी डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। ये बात तो आप समझ गए ना? ये बात तो आप समझ गए कि ये कभी भी ये डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसने क्या किया, ट्रेन नंबर बी का जो ड्राइवर था उसने क्या किया, अपनी ट्रेन को एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। एक्सेलरेट करेगा मतलब स्पीड बढ़ेगी, फिर इसकी 20 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, ये बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते ये इसको पार कर जाएगा भाई, इस ट्रेन नंबर ए को ये आगे पास कर जाएगा। तो इसने कितना एक्सेलरेट किया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका जो एक्सेलरेशन था, उसकी वैल्यू है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी अच्छी बात है कि इसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। फिर ये क्या बताना चाह रहे हैं कि भाइयों होगा क्या कि 50 सेकंड के बाद एक ऐसा टाइम आया, कितने टाइम के बाद? 50 सेकंड, 50 सेकंड के बाद एक ऐसा टाइम आया जब ट्रेन नंबर बी का गार्ड ट्रेन नंबर ए के ड्राइवर से मिल रहा था। जस्ट उस टाइम ट्रेन नंबर बी का गार्ड ट्रेन नंबर ए के ड्राइवर को जस्ट पास कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो 50 सेकंड में ये भी कुछ डिस्टेंस मूव करेगी, तो ये मैं मान लेता हूँ कि इसने इतनी डिस्टेंस मूव करी होगी।
ठीक है, ये डिस्टेंस, ये मैं मान लूँ कि इसने ये डिस्टेंस मूव करी। अभी ये वैल्यू निकालें कितनी मूव करी होगी, क्योंकि 50 सेकंड में ये भी चलेगी और 50 सेकंड में ये इतनी आगे चली। इसने बताया कितनी आगे चली कि ये डिस्टेंस भाई, ये यहाँ का जो ड्राइवर था, ये ड्राइवर, ये गार्ड है इसका, ये ट्रेन नंबर ए ही है भाई, ये बस आगे पहुँच गई। और ट्रेन नंबर बी भाई देखो जस्ट ऐसे पहुँच गई। ये ट्रेन नंबर ए इसका ड्राइवर और ये इसका गार्ड, ये ट्रेन नंबर बी ए का गार्ड, ट्रेन नंबर ए के, ट्रेन नंबर बी का गार्ड ट्रेन नंबर ए के ड्राइवर से मिल रहा था 50 सेकंड के बाद। तो पहले ये कैलकुलेट करो कि 50 सेकंड में ट्रेन नंबर ए ने कितना मूवमेंट किया। वो कैसे करोगे, सॉरी ट्रेन नंबर बी ने कितना मूव किया। तो एस बी इक्वस टू यू टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वेयर, ऐसे कैलकुलेट करोगे। तो एस बी मतलब एस का डिस्प्लेसमेंट, यू बी की वैल्यू इसकी इनिशियल 20 टाइम 50 प्लस हाफ एक्सेलेरेशन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रेन बी 50 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एस बी की जो वैल्यू आएगी यार, एस बी की जो वैल्यू आएगी हाफ 50 इंटू 50, तो इसके काट दो 25, 25 5 जा 125, तो ये 1000 प्लस 1250। तो एस बी की जो वैल्यू आ रही है 2250 मीटर इसने मूवमेंट कर लिया। समझ रहे हो, मतलब ये अपनी इस जगह से लेके ये भाई यहाँ तक का मूवमेंट हो गया 2250। अब आप ये सोच सकते हो भाई, एकदम मैं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर दूंगा आपके क्लियर। तो देखो इसने 2250 मूव किया। अब आप सोच रहे हो कि सर इसके ड्राइवर ने 2250 मूव किया या फिर इसके गार्ड ने 2250 मूव किया। इस ट्रेन ने 2250 मूव किया, मतलब इसका हर पॉइंट, इस ट्रेन का हर पॉइंट 2250 मूव कर रहा है। मतलब यदि ड्राइवर से ड्राइवर की डिस्टेंस देखोगे तो 2250 होगी, हर पॉइंट मूव कर रहा है। तो जो गार्ड से गार्ड की यदि ये वाली डिस्टेंस भी देखोगे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये भी भाई 2250 होगी। समझ रहे हो, इसका मिडिल में कोई भी पॉइंट ले लोगे तो फिर इसके जो मिडिल में कोई भी पॉइंट ले लोगे तो ये वाली डिस्टेंस भी 2250 होगी। कोई सी भी डिस्टेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या है, इस ट्रेन के हर एक पॉइंट ने 2250 मूव किया है। तो आप तो ड्राइवर के ले लो या गार्ड की डिस्टेंस ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बीच वाली भी 2250 होगी। लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अपन रेफरेंस के लिए गार्ड या ड्राइवर को यूज़ कर रहे हैं, तो मिडिल वाले पॉइंट को नहीं लेंगे। लेकिन आप समझ गए ना, मिडिल वाले पॉइंट भी, हर पॉइंट ट्रेन का 2250 मूव कर रहा है। सेम इसके लिए भी यही कहानी है। अब इसका मूवमेंट देखते हैं, एस ए की वैल्यू कितनी होगी। तो एस ए इक्वस टू यू ए टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब मुझे आप बताओ भाई, एस ए की वैल्यू निकालनी। यू ए 20 है, इसके लिए भी सेम स्पीड थी, टाइम 50 सेकंड में देख रहे हैं अपन, प्लस इसका कोई एक्सेलरेशन है क्या, नहीं है भाई, इसका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, इसका कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो ऐसे की वैल्यू आएगी 1000 मीटर। अब आप एक बात समझो, इसके लिए भी सेम वही कहानी है, मार्कर दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं। इसके लिए भी सेम यही कहानी है। इसके भाई ड्राइवर से ड्राइवर की डिस्टेंस देखो, ये भी होगी 1000 मीटर, या फिर इसके गार्ड से लेके गार्ड तक की डिस्टेंस, मतलब हर पॉइंट ने सेम ही मूवमेंट किया है, यहाँ से यहाँ तक की 1000। और मिडल में भी कोई पॉइंट ले लो, उसको भी 1000, लेकिन मिडल वाले पॉइंट को कंसिडर नहीं कर रहे, ड्राइवर और गार्ड को रेफरेंस ले रहे हैं इसीलिए। तो ये बात आप समझे। अब मैं चाह रहा हूँ कि डी की वैल्यू निकालो। अब तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है यार, सिंपल मैथमेटिक्स है। कैसे सिंपल मैथमेटिक्स है कि मैं ये वाली लेंथ ले रहा हूँ यहाँ से लेके, मतलब बी के ड्राइवर से ए के ड्राइवर की लेंथ कितनी है 2250, ठीक है 2250, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, इस ड्राइवर से इस ड्राइवर की लेंथ 2250। अब देखो 2250 कैसे बनेगी, डी प्लस ये वाली डिस्टेंस, डी प्लस ये वाली डिस्टेंस कितनी है 400, प्लस इसके ड्राइवर से इसके ड्राइवर तक की डिस्टेंस कितनी है 1000, यही है, ठीक है। अब मैंने 2250 कौन सी लेंथ ली है, यहाँ से लेके ये लेके यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो देखो इसमें डी आ जाएगा, 400 आ जाएगा, और ये 1000 में ड्राइवर से ड्राइवर ले रहा हूँ, प्लस ये वाली डिस्टेंस 400। तो यहाँ से डी की वैल्यू जो आएगी 2250 माइनस 1000 प्लस 400, मतलब 1800 प्लस
हाँ सॉरी 1400 प्लस 400 मतलब 1800, तो डी की वैल्यू आएगी 450 मीटर। डी की वैल्यू 450 मीटर आएगी। ये जो डी है मतलब इनिशियली इन दोनों के बीच में गैप कितना था 450 मीटर। अब वो आपसे पूछ सकता है भाई, वो कुछ भी पूछ सकता है, आप वो इजीली बता पाओगे। यदि डी की वैल्यू आ गई तो वो यदि ये पूछ ले कि इनिशियली में ए के ड्राइवर और बी के गार्ड के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, तो वो कितनी लिखोगे 400 प्लस डी प्लस 400 मतलब 400 इस वाली ट्रेन की लेंथ प्लस ये डी का गैप था दोनों के बीच में पहले, तो ये कितना आ गया अपना 450 प्लस ये 400 मतलब 1250। कुछ भी पूछ ले आप बता पाओगे। वो ये पूछ लेता कि इनिशियली में ए के गार्ड और बी के ड्राइवर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, तो वो सिर्फ डी थी, तो डी की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वो पूछ ले इनिशियली में ए के गार्ड और बी के गार्ड की डिस्टेंस कितनी थी, तो ये डी प्लस 400, वो डी प्लस 400 आ जाती, मतलब 450 प्लस 400। आपसे कुछ भी पूछ ले भाई, घबराना नहीं है। अब आप कह सकते हो कि सर आपने तो ड्राइवर से ड्राइवर की डिस्टेंस लेके आपने कैलकुलेशन की। आप एक काम करो, डी की वैल्यू मुझे निकाल के दिखाओ, मैं तो तभी मानूंगा आपको सुपरस्टार, तभी मानूंगा सर कि जब आपने चलो ड्राइवर से ड्राइवर की ले की डिस्टेंस तो आपने ये कैलकुलेशन कर दी। आप एक काम करो, जो गार्ड से गार्ड की डिस्टेंस भी आप बोल रहे हो ना 2250, ये भी इसके गार्ड से इसके गार्ड की डिस्टेंस भी 2250 होगी, क्योंकि ट्रेन ने 2250 मूवमेंट किया है, मतलब उसका हर पॉइंट 2250 मूव किया। मतलब ड्राइवर है तो ड्राइवर ने भी 2250, गार्ड है तो गार्ड ने भी 2250, बीच में कोई भी पॉइंट है तो उसने भी 2250। तो अभी मैं गार्ड से गार्ड देख लेता हूँ, अभी देखते हैं जो इसके गार्ड ने मूवमेंट किया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये 2250 है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 2250। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी देखते हैं, ये डिस्टेंस कैसे आएगी वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए ये 400 इस ट्रेन की लेंथ बी की 400 प्लस डी प्लस मैं क्या कर रहा हूँ, इसके भी गार्ड से लेके इसके गार्ड तक की 1000 है ना, देखो इसके गार्ड से इसके गार्ड तक की 1000 है। अभी मैंने ये यूज़ करी थी, अब ये देखो ये 1000 है, समझ रहे हो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है ये 1000, यही है ना। तो ये 1000 प्लस अब यहाँ तक पहुँचना है तो ए की ये वाली लेंथ प्लस 400, ये देखो समझ रहे हो ना भाई, समझ रहे हो ना, यही तो 2250 बनेगी। 400 प्लस डी प्लस 1000 प्लस 400, आंसर वही आ गया यार, आंसर वही आएगा बिल्कुल आएगा। 2250 इक्वल्स टू डी प्लस 1800। तो यहाँ से डी की वैल्यू वापस 450 आ गई। ये इनिशियली इन दोनों के बीच का गैप ये था। बात समझ में आई। अब आप ये भी कर सकते हो, देखो कमाल दिखा रहा हूँ मैं इसका क्वेश्चन, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन है ये। कुछ भी कर सकते हो आप यार। 2250 इक्वल टू ये 400 ट्रेन बी की लेंथ प्लस डी प्लस अभी मैंने ये इसके ट्रेन नंबर ए के घाट से लेके इसके घाट तक की डिस्टेंस ली थी 1000। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ड्राइवर से लेके ड्राइवर तक की 1000 लेता हूँ, तब भी क्या होगा, तब भी कोई बात नहीं होगी। अब मैं ये वाली डिस्टेंस लेना चाह रहा हूँ भाई कैलकुलेशन के लिए, ये वाली 1000, तो भी कोई दिक्कत नहीं। इस ट्रेन की लेंथ कितनी है 400 है सेम, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ये 2250 कैसे आएगी, ये वाली 400 प्लस डी प्लस ये वाली 400 और प्लस ये 1000, ये 1000 प्लस ये 1000। देखो पहुँच गया ना, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँच गया ना, यहाँ से यहाँ आंसर। अब भी डी की वैल्यू वही आएगी। ब्यूटी है भाई ये क्वेश्चन की। अब मैंने आपको इतनी तरीके से क्यों बताया, ताकि आपको आगे कुछ भी वैल्यू पूछ ले, वो कोई भी वैल्यू पूछ ले तो इजीली निकाल पाओ। अब वो कुछ भी पूछ लेगा, इनिशियली ए के ड्राइवर और बी के ड्राइवर के बीच की डिस्टेंस क्या थी, मतलब ये वाली वैल्यू पूछ ले तो भाई बता पाओगे 400 प्लस डी। ए के ड्राइवर बी के गार्ड के बीच की डिस्टेंस 400 प्लस डी प्लस 400। समझ गए ना यार। ठीक है, आपने ये वैल्यू निकाल दी तो अब आप कमाल कर सकते हो, आप कुछ भी निकाल सकते हो इसमें। एकदम बेसिक से क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया ताकि आपको आ जाए मौजा, आ जाए मौजा। नाउ देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा आपके वाइट बोर्ड पर। ये कह रहा भाई 2
ये तो ये वाला है। ऑन ए 2-lane रोड अ कार इज ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। टू कार्स ए बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन with a speed of 54 km per hour each at a certain instant when the distance AB equals to AC and both being 1 kilometer. B decides to overtake A before C. मज़ेदार क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है ये? मज़ेदार क्वेश्चन है। ये ए है जिसकी स्पीड है भाई 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको दो साइड से दो कार अप्रोच कर रही हैं भाई। एक ये कार है, एक ये कार है भाई, इस जो है भाई 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, और इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी कार है भाई जो पीछे से आ रही है इधर से, और इसकी भी इस पॉइंट पे डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, और इसकी भी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। समझना इस क्वेश्चन को। एक कार ऐसे चल रही थी, फिर दो कार उसको अप्रोच कर रही हैं, एक सामने से आ रही है, एक पीछे से आ रही है, और दोनों की स्पीड सेम है 54 किलोमीटर पर आवर। अब उन कार का नाम बी और सी है। एक कार का नाम बी है, एक कार का नाम सी है। अब आपसे मैं ये पूछूंगा, आपको ही डिसाइड करना है कि इनमें से बी कार कौन सी होगी, जो पीछे से आ रही है या सी से आगे से आ रही है, वो आपको बताना। वो इसके लिए एक स्टेटमेंट दे रखा है, उससे डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी कार आगे से आ रही, कौन सी कार पीछे की साइड से आ रही। अभी फ़िलहाल इतना आपको समझ आया कि एक कार है ऐसे चल रही थी, उसको दो कार अप्रोच कर रही, और ये कैसी जो अपनी जिस रोड पे ये कार चल रही है वो 2-लेन रोड है, मतलब उसमें एक साथ दो कार ही निकल सकती हैं, दो कार निकल सकती है। मतलब यहाँ तो ये पहले निकल जाए तो कोई बात नहीं, तो ये पहले निकल जाएगी, फिर ये इस साइड हो जाएगी, फिर दूसरी कार इधर से आ जाएगी, या फिर ये वाली कार पहले निकल जाए, फिर आराम से ये इधर साइड इस वाली लेन में चली जाए, यहाँ से ओवरटेक करके इस वाली लेन में हो जाएगी, तो इसको मौका मिल जाएगा। यदि तीनों कार एक जगह पे स्टैंड पे आ गई तो हो जाएगा एक्सीडेंट, क्योंकि वो 2-लेन रोड है भाई, उस पर एक साथ में दो ही कार निकल सकती। तो ये बात आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब देखो कौन सी कार इनमें से कौन सी कार बी होगी, कौन सी कार सी होगी। देखो इसके लिए इसने एक स्टेटमेंट दिया है कि कार नंबर बी, कार नंबर सी से पहले कार ए को क्रॉस करना चाहती है। स्टेटमेंट सुनना, कार बी, जो अपनी कार बी है, प्यारी कार बी है, वो क्या चाहती है कि मैं कार सी के ओवरटेक करने से पहले मैं ओवरटेक करके निकल जाऊँ। ऐसा अब बताओ मुझे, कार बी कौन सी होगी, कार सी कौन सी होगी। देखो ये सामने से आ रही है, ये सामने से आ रही है, यदि ये कुछ नहीं बोलता तो ये बताओ कि इनमें से जल्दी ओवरटेक कौन सी कार करती। ये कार जल्दी ओवरटेक करती, मुझे ऐसा लगता है। बताओ क्यों? क्योंकि ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लगातार कम होती जा रही है, डिस्टेंस लगातार कम होती जा रही है। स्पीड यदि यही रहेंगी तो भाई ये वाली कार जल्दी पास कर जाएगी इसको, ऑब्वियस है, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होती है। लेकिन इन दोनों के बीच में तो इनिशियली कुछ डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में इनिशियली कुछ डिस्टेंस है, और वो भी कम होती जा रही लगातार। मज़े की बात तो ये, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है भाई, ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, मतलब ये लगातार अपनी डिस्टेंसों को अपने आप ही कम कर रही है। ऐसे ये पास में आएगी, क्योंकि पीछे वाली कार क्या है, जो अप्रोच करेगी पहले इसके बराबर में आएगी, फिर पार करेगी, ऐसे सामने वाली कार आएगी। तो बी और सी में से देखो, बी और सी में से ये है अपनी बी, ये है अपनी सी, और ये है अपनी बी। क्योंकि बी चाहता है भाई, बी क्या चाह रहा है कि जब तक सी यहाँ पर आए उससे पहले मैं इसको ओवरटेक कर लूँ। बी वाली कार वाला ये चाह रहा है कि जब तक सी इसको पहुँचे, यहाँ पर अप्रोच करे, तब तक मैं इसको ओवरटेक कर लूँ। तो वो क्या करता है कि किसी एक्सेलरेशन से इसको भगाना स्टार्ट करता है, कि इसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है, मतलब 54 से धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो ये बताओ इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, बस यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये देख लेते हैं इसके लिए कि इस वाली कार को टोटल कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुँचने। कार सी यदि ओवरटेक करना चाहे तो उसको कितना टाइम लगेगा ए तक पहुँचने में। यदि ये टाइम पता चल गया अपने को, यदि ये टाइम पता चल गया तो अपन क्या करेंगे कि इससे थोड़ा सा कम टाइम इसको लगना चाहिए, तभी तो ये जल्दी पार कर पाएगी।
तभी तो ये जल्दी पार कर पाएगी ना यार। तो इससे थोड़ा सा कम टाइम, जो ये टाइम आएगा उससे हल्का सा कम टाइम यदि इसको लगेगा तो ये जल्दी ओवरटेक कर लाएगी। तो देखते हैं इसको टाइम कितना लगेगा इन दोनों को। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए 36, वेलोसिटी ऑफ सी इक्वल्स टू 54। अब वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ सी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ सी कितनी है भाई -54, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है +36, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -90। यही आ रही है ना, वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू -90। कोई दिक्कत नहीं है। v इक्वल्स टू ये भाई इनिशियल वेलोसिटी का डिफरेंस है, इनिशियल वेलोसिटी है ना ये। अब अपने को s पता है, एस बी एस सी है ना उधर से सी ए, ये वैल्यू कितनी है c के रेस्पेक्ट में। a का डिस्प्लेसमेंट है कितना -1 किलोमीटर, ये याद रखना। देखो मैंने, क्योंकि c और b दोनों ही क्या चाह रही हैं कि a के रेफरेंस में बात कर रही है ना, कि a के रेस्पेक्ट में कौन जल्दी पास करे। मतलब इसमें किसको रेफरेंस मानना है, a को। मतलब a को आप जीरो वेलोसिटी में मान के दूसरे की स्टडी करना चाह रहे हो। जीरो में बार बार बोल रहा हूँ ये मैं, यदि आपने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा मेरे से तो शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर आप जीरो की बात, आप इस कार को रोक क्यों रहे, रोक नहीं रहे हैं। लेकिन जब रिलेटिव वेलोसिटी की स्टडी करते हैं तब क्या मानते हैं, एक कार को रोक देते हैं, उसकी रिस्पेक्ट में दूसरे की स्टडी करते हैं। तो ये बात यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो एस सी ए की वैल्यू -1। तो अब मुझे ये बताओ इसमें कौन सी इक्वेशन लगाऊं जिसमें मुझे दोनों की इनिशियल वेलोसिटी पता है, रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस पता है, और मैं टाइम निकालना चाह रहा हूँ। ऐसी कौन सी इक्वेशन है मुझे तो भाई ये नज़र आती है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको ये एक चीज़ बताइए कि c का कोई एक्सेलरेशन नहीं है और a का भी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसकी वैल्यू ए सी माइनस ए इक्वल्स टू ज़ीरो -0 मतलब ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी भाई। तो एस सी ए की वैल्यू है -1 इक्वल्स टू यू सी ए की वैल्यू -90 इंटू टी। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू जो आई 1/90 सेकेंड्स, इतना सॉरी 1/90 सेकेंड नहीं, 1/90 आर, क्योंकि सारी वैल्यू किलोमीटर पर आर में है तो टाइम आर में है। तो 1/90 1/90 आर्स लगेंगे सी को, ए को क्रॉस करने में। तो बी जल्दी क्रॉस करना चाह रहा है तो बी को जो टाइम लगना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए 1/90 आर से, तभी तो भाई ये बी जल्दी क्रॉस कर पाएगा इसको। हाँ तो निकाल देते हैं इसके लिए भी सेम लगा देते हैं। तो पहले बी को पार करना है इसको, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए 54 माइनस 36 18 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी ये है इनकी, ठीक है। ये बात समझ आ गई होगी आपको, ये बात समझ आ गई। अब वही इक्वेशन लगा दूंगा। अब इसके लिए एस बी ए की वैल्यू कितनी, इसमें +1 आएगी, क्यों समझ रहे हो ना। बी ए को रेफरेंस माना है, बी को चलना है, तो मतलब बी इधर इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अभी ए को रेफरेंस माना था लेकिन सी चल रहा था, लेकिन सी इस डायरेक्शन में चलेगा माइनस डायरेक्शन, इसलिए इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव लिया था, इसका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ से एस इक्वस टू एस पी ए इक्वस टू यू बी ए टी प्लस हाफ ए बी ए टी स्क्वेयर, ये क्वेश्चन आएगी। ए बी ए की वैल्यू कितनी है अरे बच्चे, ए बी माइनस ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू ए बी है, माइनस ए की वैल्यू 0 है, उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका एक्सेलरेशन है जिसको अपन ने ए माना है, तो ए बी की जगह ए पुट कर सकता हूँ। तो ए बी ए की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये अपने को निकालना है भाई। तो ये इसमें पुट कर दोगे भाई। तो एस बी ए, मैं इसको आगे यहाँ करूँ क्या, यहाँ एस बी ए की वैल्यू +1, यू बी ए ये 18 इनटू टाइम इसको 1/90, इससे थोड़ा सा कम लगना चाहिए, तो मैं एक बार पुट कर देता हूँ क्रिटिकल के लिए 1/90 प्लस हाफ ए इंटू
टी स्क्वेयर मतलब 1/90 का होल स्क्वेयर। इसकी करोगे आप कैलकुलेशन। इसकी आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन। तो भाई इसकी कैलकुलेशन कर लेना आप। 1 - 80/90 इक्वल्स टू 1/2 a इंटू 1/90 का होल स्क्वेयर। समझ गए ना बच्चे। तो ये हो जाएगा 90 - 80/90 इक्वल्स टू हाफ इंटू ए इंटू 1/90 इंटू 90 का स्क्वायर, यही है ना। तो ये हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा भाई 72। ठीक है, 72/90 इक्वल टू 1/2 इंटू ए। सर आप इतना लंबा क्यों खींच रहे हो इसको, 90 से 90 गया भाई, ए की वैल्यू आएगी 2 इंटू 72 इंटू 2 इंटू 72 इंटू 90, ये आएगी किलोमीटर पर आर स्क्वेयर में। भाई ये वैल्यू आ गई आपकी, भाइयों ये वैल्यू आ गई आपकी। लेकिन आपसे आंसर पूछा है, आंसर किस में पूछा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो कन्वर्ट कर सकते हो ना इसको। तो 2 इंटू 72 इंटू 90 इक्वल इंटू 1 किलोमीटर में भाई 1000 मीटर अपॉन, ये हो जाएंगे 3600 इंटू 3600, क्योंकि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं 3600। तो 2 बार आर स्क्वायर लिखा है ना, तो 3000 सेकंड स्क्वायर, समझ गए। ये ऊपर हो जाएगा किलोमीटर मतलब 1000। यहाँ से 2 जीरो इधर चली गई, 1 जीरो इधर चली गई। ठीक है, 36 2 जा 72। ओके ओके ओके। नाउ ये जीरो से गई, 9 4 जा 36, 2 2 जा 4, ऊपर है नीचे भी 4 है। आंसर आ रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेशन भी मज़ेदार थी ना इसकी, कैलकुलेशन भी मज़ेदार थी। यदि आप फंस जाते, देखो आप सोच रहे हो कि सर आपने इसको 80 को 1/5 क्यों नहीं लिख दिया। इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे दिख रहा था कि इधर भी 90 का स्क्वायर है, तो 90 से 90 कहीं ना कहीं कटेगा, इसीलिए मैंने सेम टू सेम लिखता चला गया, सेम टू सेम लिखता चला गया। ऐसा मत सोचना कि सर आपने ये क्यों नहीं लिखा, मैंने इसको समझ के नहीं लिखा यार, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए इसी। तो यहाँ से ए की वैल्यू इतनी बड़ी आ गई, तभी मैं घबराया नहीं। आपको भी घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये चीज़ें कट जाएंगी और आंसर अपना इतना सिंपल सा आ जाएगा। क्या आपने ये सपने में भी सोचा था कि ऐसे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा। तो आपको एक बार मैं क्वेश्चन वापस समझाना चाहूँगा, देखो इसने क्या बोला, एक कार नंबर बी है, वो रोड पे चल रही है, सॉरी कार ए है वो रोड पे चल रही। आप उसको किसी भी डायरेक्शन में मान सकते थे, लेकिन मैंने इस डायरेक्शन में माना, तो भाई बुरा मत मान लेना, आप इस डायरेक्शन में भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें माना है तो अब मैं इसी से बता रहा हूँ आपको। तो ये इस डायरेक्शन में चल रही थी, फिर 2 कारें उसको अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रही हैं, एक कार बी है एक कार सी है, दोनों इसको अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रही हैं। ठीक है, अब कार बी क्या चाहती है भाई, कार बी ये चाहती है कि मैं इसको जल्दी ओवरटेक करूं एज़ कम्पेयर टू कार सी। जब तक कार सी इसको ओवरटेक कर पाए इस डायरेक्शन में, तब तक मुझे ओवरटेक करना है। क्यों इसको ओवरटेक करना है, क्योंकि ये जो कार चल रही है वो 2 लेन रोड है, मतलब उसमें एक साथ में 2 ही कार चल सकती है, समझ गए। तो ये 2 लेन रोड हो गई भाई, इसको 2 कार चल सकती हैं, या तो बी को पहले निकलना पड़ेगा या तो सी को, या बी को निकलना पड़ेगा या सी को निकलना पड़ेगा पहले। तो बी ने डिसाइड किया कि मुझे पहले निकलना है, तो उसने क्या अपने आप को एक्सेलरेट करना स्टार्ट किया। जैसे एक्सेलरेट करना स्टार्ट करी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और ये जल्दी ओवरटेक कर जाएगी इसको। तो वही अपने को निकालना है कि ओवरटेक करने के लिए इसको कितना एक्सेलरेट करना पड़ेगा, इसकी एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, मतलब ए की वैल्यू निकालनी। उसके लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि यदि सी ए को क्रॉस करती, सी ए को पार करती, तो उसको कितना टाइम लगता। तो मैंने एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का कॉन्सेप्ट लगाया रिलेटिव वेलोसिटी का, वहाँ से मुझे टाइम मिल गया कितने टाइम में ये इसको क्रॉस कर जाएगी। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि बी जल्दी पहले पार करे, तो बी जल्दी पार करे उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, बी जल्दी पार करे उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जो इसको टाइम लगा उससे कम टाइम इसको लगना चाहिए, मतलब क्रिटिकल टाइम। तो टी की वैल्यू जब मैंने इसको निकाली तो वो है 1/90। इसको एक्चुअली जो टाइम लगना चाहिए वो 1/90 से कम ही लगना चाहिए, थोड़ा सा कम लगेगा तो भी चलेगा, क्योंकि उतने में ये पार कर जाएगी। तो मैंने क्रिटिकल वैल्यू ही पुट कर दी 1/90।
1/90 ही पुट कर दी, तो 1/90 पुट करने से जो ए की वैल्यू आई मेरी वो आ गई अपनी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब समझ रहे हो, ये एक्सेलरेशन क्रिटिकल एक्सेलरेशन है, मतलब मिनिमम इतना एक्सेलरेशन चाहिए, क्योंकि मैंने टाइम कौन सा पुट किया, इससे कम लगना चाहिए था टाइम इससे कम लगना चाहिए था, मतलब एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब मिनिमम इतना एक्सेलरेशन होना ही चाहिए। यदि मिनिमम इतना एक्सेलरेशन होगा तब ये जस्ट इसको पार कर रही होगी, तब इसको अप्रोच कर जाएगी। यदि आप चाहते हो कि एक्सीडेंट नहीं हो तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए। कुल मिला के बात है। यदि आंसर आपसे पूछ लिया कि इसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ABCD ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए इज़ ग्रेटर देन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन होगा तो ये भाई बी जल्दी पार कर जाएगी और सी तब तक नहीं आ पाएगी यहाँ पे और एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ये आप समझिए बच्चों, भोले बच्चों। अब आपको एक चीज़ करनी है, आप एक काम करना, ए इसको बी और इस वाले को सी मानना, दोनों का 54 और ये है अपना 36। फिर आप देखना कि बी को पार करने के लिए जो ए की वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, या फिर ये भी सोचना कि ये वाली वैल्यू, ये इसको ऐसा रखना सही भी है या नहीं है, क्या बी को इधर ही रखना चाहिए था या फिर बी इधर भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको सोचना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना भोले बच्चों, प्यारे बच्चों। मैंने आपको बता दिया, अब आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दे दिया, होमवर्क भी दे दिया कि आपको ये सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ प्लेयर थ्रो ए बॉल अपवर्ड विद ए इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, एक प्लेयर है भाई, ये प्लेयर बड़ा खतरनाक लग रहा है मुझे। ये एक बॉल फेंकता है ऊपर की डायरेक्शन में जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, फेंक दी, तेरी मर्जी। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। जब ये बॉल ऊपर मूवमेंट कर रही है, अपवर्ड इसका मोशन है, जब इसका मोशन अपवर्ड है तब आपसे क्या पूछ लिया, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू और इसकी एक्सेलेरेशन की वैल्यू, इनका डायरेक्शन बताओ। इनका क्या होता है ना, डायरेक्शन बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके जो साइन कन्वेक्शन के कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। सबसे पहले बस यही पूछा कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, सीधी बात है। जब आप ऐसे किसी चीज़ को फेंक रहे हो तो भाई इस पर एक ही एक्सेलरेशन लग रहा है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी तो भाई ये 29.4 है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो इस पर कौन सा एक्सेलरेशन लग रहा है, वो लग रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और वो किस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा नीचे की डायरेक्शन में, इसकी वैल्यू 9.8 या 10 दोनों में से कुछ भी ले लेते हैं। तो यदि आपसे पूछिए सिर्फ डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, देन यू विल से दैट एक्सेलरेशन इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन लग रहा है। वाली बात समझ आई, वाली बात समझ आई, कौन सी वाली, ये वाली समझ आ गई ना। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जिसकी वैल्यू 9.8 या 10, वो डिपेंड करता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन वैल्यू ले लेते हैं। 9.8 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करेगा, यदि क्वेश्चन में 9.8 दे रखी है तो 9.8 ले लेना, दे रखी है 10 लेनी है तो 10 ले लेना। इस क्वेश्चन में 9.8 के लिए बोला है तो 9.8 ले लेंगे। अब आप सोच भी सकते हो कि 9.8 के लिए इसने क्यों बोला होगा, क्योंकि इसमें इनिशियल स्पीड 29.4 है, 29.4 है। तो यदि 29.4 है तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9.8 से, तो ये 29.4 वैल्यू आती है। इसने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए 9.8 लेने को बोला है। कभी कभी 10 से कैलकुलेशन इजी बनती है, कभी कभी 9.8 से, क्योंकि इसने इनिशियल वेलोसिटी 29.4 दे रखी है, इसीलिए इसका यदि 9.8 का 3 टाइम्स करते हो तो वो 29.4 आता है। तो इसने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को उससे मतलब नहीं। इसने क्या पूछा, एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लगेगा, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, चूज द x इक्वल टू 0 मीटर एंड t इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एंड द टाइम ऑफ द बॉल एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। अच्छा जी, ये बॉल यहाँ से जैसे नीचे से इसने फेंकी, ये हाईएस्ट पॉइंट पे रहेगी, यहाँ पर जाके क्या होगा, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, यहाँ पर जाके इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी। आपसे पूछ लिया, आपसे बता दिया पहले को, इस हाईएस्ट पॉइंट को x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 एज्यूम करो। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहीं से मोशन जैसे स्टार्ट हो रहा है ये कंसिडर करो हाईएस्ट पॉइंट से,
हाईएस्ट पॉइंट से मोशन स्टार्ट कर रहा है, वहाँ पर टाइम इक्वल टू 0 है और एक्स इक्वल टू 0। अब आपसे क्या बोल रहा है, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब आपको क्या बोला है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन, इसको आपको कंसिडर करना है प्लस एक्स। तो यहाँ पे एक्सिस बना लो, कुछ इस तरह की होंगी, पीछे माइनस एक्स, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इसके पीछे माइनस एक्स, इधर ये वाली प्लस एक्स कंसिडर करनी है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, इतना बोल रखा है आपको, इसको प्लस एक्स कंसिडर करो। गिव द साइन ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ बॉल ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोमेंट। अच्छा जी, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन, जब ये ऊपर मूव कर रही होगी तब आप इन तीनों की वो बताओ, साइन बताओ। जब ये नीचे मूव कर रही होगी तब इन दोनों तीनों के साइन बताओ। समझ रहे हो? आपसे क्या बोला कि एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब आपको जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, उसको रेफरेंस पॉइंट लेना है, मतलब वहाँ पर टाइम इक्वल टू 0 है, जस्ट मोशन वहाँ से स्टार्ट ही हो रहा है, टाइम इक्वल टू 0 ऐसा मान, नीचे से ऊपर फेंक दिया जो फेंक दिया, लेकिन अब मान के चलो कि मोशन जस्ट हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और x की वैल्यू 0 है वहाँ पे। अब आप सोच रहे हो सर ये तो मोशन मुझे y डायरेक्शन का लेना है, आपको लग रहा है ना, लेकिन उसने क्या बोला है कि इसको x एक्सिस कंसीडर करो, जो नीचे वाली डायरेक्शन है ना उसको पॉजिटिव x लो, पीछे वाली को माइनस एक्स। तो ये क्वेश्चन साइन कन्वेंशन के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। जो भी आपके दिमाग में जो चलता रहता है ना दिमाग में कि इस वाली डायरेक्शन को प्लस एक्स लेना है, इसको माइनस एक्स लेना है, प्लस वाई, सारे कॉन्सेप्ट को तोड़ देगा ये, तोड़ मोड़ के फेंक देगा भी, फेंको इसको अड्डे में। इतना मस्त क्वेश्चन है, क्योंकि इसने बोल दिया कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो करो। अपने दिमाग से कुछ नहीं कि ये तो प्लस वाई होता है माइनस वाई, कुछ नहीं, मैंने जो बोल दिया वही चलेगा जी। तो इसने ऐसा क्वेश्चन बोल दिया कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को प्लस एक्स लो, इसको तो माइनस एक्स हो ही जाएगा, ये वाई वगैरह अभी अपन डिसाइड नहीं कर रहे, इसको वाई वो मान भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको बोल दे कि इसको जेड कंसिडर करो, तब क्या फंस जाएंगे हम तो इसने बोल दिया कि भाई इसको प्लस एक्स, तो मैंने बस इतना ही माना कि इसको प्लस है। अब इसने पूछेगा कि जब ये ऊपर जा रही होगी भाई बॉल, जब ये ऊपर जा रही होगी तब पी की, वी की एंड ए की वैल्यू बताओ। पी मतलब पोजीशन है, इस वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक कैसी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्सिस है। तो पोजीशन तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक पोजीशन तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। देखो ये नीचे से चलना स्टार्ट कर रही है ना, नीचे से चल रही, तो ये पोजीशन क्या है इसकी, हमेशा प्लस ही है ना, प्लस, क्योंकि इस वाले पॉइंट से लेके नीचे तक सारी प्लस कंसिडर करी है इसने। यदि प्लस कंसिडर करोगे तो पोजीशन तो नीचे से ऊपर जाने पे हर एक पॉइंट पे पॉजिटिव ही है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये, यदि मैं आपसे ये पूछ लेता भैया भाइयों, मैं ये पूछ लेता कि अपवर्ड मूवमेंट की टाइम पर इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन बताओ, तब आता मज़ा। आता इसने पोजीशन पूछ ली भाई, डिफ्रेंशिएट ध्यान रखना, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट टू डिफरेंट थिंग्स। पोजीशन मतलब आपसे देखो मैं मान लेता हूँ ये 0 है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 होगा कुछ, यहाँ पे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 7। ठीक है, पोजीशन ये मैंने मान ली। तो आप ऊपर की साइड जाते जा रहे हो तो वैल्यू तो पॉजिटिव मिल रही है ना, ये +6 है, ये +5 है, ये +4 है, ये +3 है, ये +1 है, मतलब हर जगह पे क्या है पोजीशन, हर जगह पे पोजीशन क्या है, पॉजिटिव ही है। तो मतलब अपवर्ड मूवमेंट के दौरान पोजीशन पॉजिटिव है। लेकिन मैं आपसे पूछ लेता कि अपवर्ड मूवमेंट की ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर आपको मज़ा आ जाता। वो नेगेटिव होता भाई। क्यों होता? क्योंकि मैं मान लेता कि मैं पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 पर गया, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन कितनी होती, फाइनल पोजीशन कितनी है 2 पर 4, माइनस इनिशियल पॉइंट कितनी है 7, तो वैल्यू आती -3। मतलब पोजीशन तो पॉजिटिव है लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो नेगेटिव हो जाता। यदि मैं पूछ लेता भाई वो अपवर्ड मूवमेंट के दौरान कि हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, हमेशा ही नेगेटिव है, ये अपन ने देख भी रखा है पहले कि जिस डायरेक्शन में अपन पॉजिटिव मानते हैं, यदि उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है तब वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा था तो नेगेटिव। हमेशा ही ऊपर जाने पर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। मैं मान लेता हूँ पॉइंट नंबर 3 तक गया, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन ये रही, तो यहाँ से फाइनल पोजीशन x इक्वल टू 1 -7 मतलब -6 वैल्यू आती। क्या ये बात मैं आपको समझाने में कामयाब हो पाया क्या? यदि मैं आपसे पूछ लेता कि ऊपर जाने पर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको वैल्यू लिखनी पड़ती नेगेटिव, लेकिन भाई इसने कमाल ही कर दिया समझ रहे हो,
कॉन्सेप्ट मतलब इतने बेसिक में जाके इसने पूछे यार कि मुझे तो दिल गदगद हो गया था मेरा यार, मैंने जब क्वेश्चन देखा था मज़ा ही आ गया था मुझे। इसने पोजीशन की वैल्यू पूछ ली आपसे, और पोजीशन तो आप देख रहे हो हमेशा ही पॉजिटिव है, x 1 2 3 4 ऊपर जाओ भले ही कहीं पे जाओ पोजीशन तो पॉजिटिव ही मिलेगी ना आपको, क्योंकि नेगेटिव कब मिलेगी जब इस वाले पॉइंट से पीछे की साइड जाओगे, और इस वाले पॉइंट से पीछे आप जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो इसका मूवमेंट ही ख़त्म हो गया। अपवर्ड पॉइंट पर जाके तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, मतलब आप इससे पीछे नहीं जा सकते, और ऊपर जाने के दौरान हर पॉइंट पर पोजीशन पॉजिटिव है। वाह क्या बात। तो ये पोजीशन की वैल्यू अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड की बात हो रही है, तो पोजीशन वेक्टर जिसको x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू तो है पॉजिटिव। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी अच्छा डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में बहुत डिफरेंस है जी, बहुत ही डिफरेंस है जी। वेलोसिटी सिर्फ डायरेक्शन देखती है, वो पोजीशन की वैल्यू नहीं देखेगी, वो डायरेक्शन देखेगी। यदि डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में होती, यदि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भाई, इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन को अपन ने क्या माना है पॉजिटिव, ये डायरेक्शन को क्या माना है नीचे पॉजिटिव, लेकिन ऊपर जा रहे हैं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में यार, तो मतलब वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, मुझे पता है नहीं समझ। ये x है भाई, ये y है, ठीक है। इस वाले पॉइंट पे एक पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो बताओ वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव, प्लस x की डायरेक्शन इसी वाले पॉइंट पर है, लेकिन वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। यदि मैं पोजीशन की वैल्यू बोलूँ तो भाई मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट x = 3 का है, तो दोनों ही केसेस में x तो पॉजिटिव ही है, x 3 पर ही है वो पॉइंट, लेकिन यदि मूवमेंट इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। समझ रहे हो ना यार? पोजीशन पे डिपेंड नहीं करती भाई वेलोसिटी की वैल्यू। क्या मैं ये बात आपको कन्वे कर पाया? यदि पॉजिटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी, मतलब पॉजिटिव उसके अपोजिट है तो नेगेटिव, तो यहाँ पर जब ये अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो मतलब प्लस एक्सिस के अपोजिट चल रहे हैं। यही वाला तो सेम केस है यार, यही सेम केस है। देखो यदि इस डायरेक्शन में मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, इसी पॉइंट पे यदि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, अब मैंने क्या किया बस इस एक्सिस को ऐसे घुमा ही तो दिया है, सिर्फ ऐसे घुमा ही तो दिया है भाई यार, तो ये इधर बाई चला जाएगा, ये एक्स ऐसे आ जाएगा, ये पॉजिटिव है, वही पॉइंट है, वही पॉइंट x = 3 है। इस पर यदि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो वो पॉजिटिव है, और इधर होती तो नेगेटिव। ऊपर जा रहे हैं तो क्योंकि अपन ऊपर जा रहे हैं मतलब अपोजिट चल रहे हैं ना इसके, तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन की। एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है इसमें? एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है? जी लग रहा है इसमें। समझ रहे हो जी? इस पे एक्सेलरेशन जी ही लग रहा है, जी है भाई, जी लग रहा है इसमें। अब मुझे एक चीज़ बताओ, मज़ा आएगा मज़ा, सारे पुराने कॉन्सेप्ट को ध्वस्त कर देगा ये क्वेश्चन, जितना भी अपन ने अब तक पढ़ा है ना सबको धुआं कर देगा ये। अब मुझे बताओ एक्सेलरेशन भाई इसमें हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे आए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। समझ रहे हो? और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन ने क्या कंसिडर किया है इसमें? डाउनवर्ड डायरेक्शन को लिया है पॉजिटिव। मज़ा आ रहा है ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लिया है? पॉजिटिव, मतलब ए की वैल्यू यहाँ पर आएगी पॉजिटिव, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। जैसे कि अपन जनरली क्या लेते हैं, ए की वैल्यू मतलब जी की वैल्यू जो हमेशा लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हमेशा नेगेटिव लेते हैं ना। क्यों लेते हैं नेगेटिव? क्योंकि अपन नीचे वाले डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडर करते हैं ना यार, ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं ना यार। लेकिन इस क्वेश्चन ने तो धुआं कर दिया सब चीज़ों को, धुआं कर दिया। इसने नीचे वाली को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया, तो एक्सेलरेशन अपना पॉजिटिव। तो इस बात, अब डाउनवर्ड मूवमेंट की बात करते हैं। डाउनवर्ड पहले, सबसे पहले ए की वैल्यू पॉजिटिव लिख लो, फटाफट ख़त्म करो। एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव हो, क्योंकि वो तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगता है, और डाउनवर्ड यहाँ पर क्या लिया है? पॉजिटिव। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ये बात आप मान रहे हो? क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो इस वाले पॉइंट से नीचे हर जगह पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही। यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता नीचे की डायरेक्शन में आने पे तो वो पॉजिटिव आता, एक्स भी पॉजिटिव है, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव आता, लेकिन पिछले केस में नेगेटिव आया था, लेकिन अब पॉजिटिव आता। क्यों? मैं मान लेता हूँ कि आपको नीचे आना है, मतलब पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 2 पे आ गए आप, तो फाइनल पॉइंट आपका 2 है, इनिशियल पॉइंट 3 है। 2 पर x की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 4 माइनस यहाँ पर 1, मतलब 3 प्लस 3 आता। ऐसे ही मान लेते हैं पॉइंट नंबर 3 से 1 पे आ गए आप, तो फाइनल पॉइंट है आपका 1, इनिशियल पॉइंट है 3, तो इस पर पोजीशन है 7, इस पर है 1।
+6 हो जाता। 2 पे 3 मान लो आप नीचे आ रहे हो ना, तो S1 फाइनल पॉइंट 1 है, S2 तो 7 - 4 मतलब +2 हो सकता है। 3 से 2 तो फाइनल पॉइंट है आपका, ये तो मान लिया। 2 से 1 तो फाइनल पॉइंट 1 माइनस इनिशियल पॉइंट 2, तो यहाँ से 7 - 4 +3। हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट इसमें पॉजिटिव आता, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसने पूछा ही नहीं, इसने पोजीशन वेक्टर की बात कर ली। और पोजीशन तो चाहे ऊपर जाओ या नीचे आओ, पोजीशन तो पॉजिटिव। तो ये दोनों वैल्यू समझ आई। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। कौन सी सिटी? वेलोसिटी। नीचे आ रहे हो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, मतलब v की वैल्यू अभी पॉजिटिव आएगी। v की वैल्यू इस पर डिपेंड नहीं करती कि आपकी पोजीशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो सिर्फ देखती है डायरेक्शन। यदि पॉजिटिव वाली डायरेक्शन में लग रही है मतलब पॉजिटिव, और उसके अपोजिट लग रही है मतलब नेगेटिव। क्या ये बात मैं आपको समझा पाया क्या? इतने संघर्षों के बाद बहुत ही मज़ेदार मुझे तो क्वेश्चन लगा यार। इसने साइन कन्वेक्शन की सारी टांगें तोड़ दी। जो भी अपन मान के चले आ रहे थे ना अभी, अच्छा जो मान के चले आ रहे थे वो गलत था क्या? नहीं गलत था यार, गलत नहीं था। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर बड़े प्यार से बताना चाहूँगा कि जो साइन कन्वेक्शन इज़ ए मिथ, जो साइन कन्वेक्शन है ना वो एक तरह का मिथ है। कैसी मिथ है? ऐसी मिथ है कि भाई मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ, तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो गई यार, समझ रहे हो? ये वाली को मैं +y मानता हूँ, तब ये -y होगी ना यार, ये -x हो गई। अब मैं इस क्वेश्चन में क्या किया, मज़े कर दी। इसने कहा कि छोड़ो यार, इसको नेगेटिव मानो तुम, इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान लो, तो फिर ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। मैं साइन कन्वेक्शन को मिथ क्यों बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप? क्योंकि वो अपने मानने पे डिपेंड कर रही है ना यार। मैंने ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन, ये तो सत्य है भाई। क्या सत्य है? ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में लगता है, ये एक बात सही है, बस यही एक बात सही है, बस इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है कि ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बस इतनी बात कह के मुंह को ताला लगा लो, चुप हो जाओ। यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप बोलोगे नेगेटिव, फंसोगे यार, जैसे अभी फंसे थे, फंस जाओगे यार। बस इतना बोलोगे, चुप हो जाओगे। यदि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। अब अभी अपन जनरल कन्वेक्शन में क्या मानते हैं कि ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन कोई ये कहे कि मैं तो भाई नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूंगा, ऊपर की को नेगेटिव मानूंगा, मान ले भाई, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जो फाइनल जो भी आंसर आएंगे वो प्लस में आएंगे या माइनस में आएंगे। यदि आंसर प्लस में आ जाता है, यदि आंसर प्लस में आ जाता है तो इसने नीचे की डायरेक्शन को क्योंकि प्लस माना है, तो आप बोल देना कि वो चीज़ नीचे की डायरेक्शन है। यदि आपने कैलकुलेशन करी भाई, एक कैलकुलेशन करी, s = ut + ½ AT² लगाया, v = u + AT, v² = u² + 2s, ये तीनों इक्वेशन लगाई और आपने फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकाली भाई, फाइनल वेलोसिटी निकाली किसी क्वेश्चन में, और आपने इस क्वेश्चन में साइन कन्वेक्शन क्या माना था कि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव लूँगा, नीचे वाली को लूँगा पॉजिटिव। यदि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है -20, तो ये तो बात साफ है कि वेलोसिटी का जो मोड है, मतलब जिसका जो रिजल्टेंट है वो 20 है, वेलोसिटी की वैल्यू तो 20 है, ठीक है। लेकिन वो पूछे आपकी डायरेक्शन बताओ, तो नेगेटिव साइन ये नहीं बताता कि ऊपर या नेगेटिव +x या -x, वो बताता है कि आपने जो साइन कन्वेक्शन लिया था भाई, जिस डायरेक्शन में आपने पॉजिटिव कंसीडर किया था उसके अपोजिट आ रही है वेलोसिटी, उसके अपोजिट आ रही है वेलोसिटी, बस इतना ही बताता है। क्या मैं आपको ये चीज़ें बता भी पा रहा हूँ या समझा भी पा रहा हूँ या नहीं? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत टफ नहीं है, ईजी है। अपन हमेशा बस इतना याद रखते हैं, मानते रहते हैं कि ये पॉजिटिव मानूंगा तो वो नेगेटिव सा, और ऊपर वाले को पॉजिटिव तो नीचे वाला नेगेटिव होना चाहिए। इस क्वेश्चन में उसने सब चीज़ों को ध्वस्त करके रख दिया, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान दिया यार, और उसने पोजीशन की वैल्यू पूछ ली। सबसे बड़ी बात, जनरली पोजीशन लिखते ही हो सकता है बच्चे किसकी कैलकुलेशन करने लगा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा उसने, सिर्फ पोजीशन पूछ ली, और पोजीशन उस पूरी लाइन पे पॉजिटिव ही थी, चाहे ऊपर जाओ या नीचे आओ, पोजीशन तो हमेशा ही पॉजिटिव थी उस वाली लाइन पर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया, फर्स्ट केस में जब ऊपर जा रहा था तब नेगेटिव था, और जब नीचे आ रहा था पॉजिटिव। तो मैं अभी कुल मिला के बात ये कर रहा हूँ, आपने कैलकुलेशन करी, v की वैल्यू -20 आई। -20 का मतलब ये है कि मैंने कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव माना था,
नीचे वाले को नहीं, ऊपर वाले को, मतलब आपकी वेलोसिटी +20 है, +20 नहीं -20 है, लेकिन माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने अपवर्ड को नेगेटिव मान लिया था। क्या भाई ये तुम्हारी भेजी में घुसी? क्या हम अपन ने अब तक जो भी चीज़ें पढ़ी वो गलत थी? क्या जी की वैल्यू माइनस लेना गलत था? नहीं गलत है यार, बिल्कुल गलत नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ, समझ गए? तो सिर्फ मानने की बात है, मानने की बात है भाई, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में उस लकीर को तोड़ दिया ना यार, ये क्वेश्चन यार एनसीईआरटी वही क्वेश्चन, मतलब एडवांस भी कहेगा कि वाह गुरुजी नमस्ते, एडवांस लेवल से भी एडवांस कर देता है ये, मतलब ये एडवांस लेवल से भी एडवांस हो गया एक शब्दों में कहा जाए तो। और दूसरे शब्दों में सेम बात को यदि मैं कहना चाहूँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेसिक से बेसिक पे चला जाता है एनसीईआरटी वाला, बेसिक से बेसिक पर चला जाता है, एकदम बेसिक चीज़ों पे चले जाएंगे भाई, एकदम ही अंदर। और एडवांस का यही कमाल है, एडवांस का कमाल है ये। आप सोचते हो कि इसमें एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, गलती मत कर देना, एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन वो पूछना क्या चाहता है कि आपको बेसिक्स पता है या नहीं, उस चीज़ को बेसिकली जानते हो कि नहीं, आपने रट लिया है कि ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव, समझ रहा है ना यार? तो भाई मज़ा आ जाता है मुझे ऐसे क्वेश्चन देख के यार, दिल गदगद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका, क्वेश्चन ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन एंड एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ ट्रू और फॉल्स। आपसे ट्रू और फॉल्स पूछा है, तो सबसे पहले इसने बताया पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। जो भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उस पार्टिकल मोशन वन डायमेंशनल है, एक ही डायमेंशन में मूवमेंट हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि वो मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में, तो मूवमेंट या तो +x में होगा या तो -x में होगा, बाकी y वगैरह की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि एक ही डायरेक्शन मूवमेंट है। अब आप देखो यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वन डायमेंशन मूवमेंट का मतलब आप x डायरेक्शन का मूवमेंट मत समझना भाई, हमेशा x का ज़रूरी नहीं, एक डायमेंशन में हो सकता है वो सिर्फ y में मूवमेंट हो रहा हो, उसका x से कोई रिलेशन नहीं, हो सकता है वो z में मूवमेंट हो रहा हो। वन डायमेंशन मतलब समझे ना आप? तो ये बात भी याद रखना कि वन डायमेंशन हमेशा x नहीं होती है, लेकिन जनरली एक्स में कंसिडर कर लेते हैं उस मोशन को इजी होने के लिए, ताकि अपने को इजी लगे, क्योंकि एक्स डायरेक्शन मतलब अपन चलते हैं तो ऐसे ऐसे चलते हैं ना यार, तो इसको एक्स डायरेक्शन मान के कैलकुलेशन कर लेते हैं। वाई डायरेक्शन में नहीं चलते, ऐसा नहीं कि भाई ऊपर चलते हैं, जब आप सीढ़ियों पर चढ़ते हो तो वाई में भी चलते हैं। छोड़ो कन्फ्यूज मत हो जाओ। अभी एक्स डायरेक्शन में मोशन मान लेते हैं, वन डायमेंशन मोशन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, विद जीरो स्पीड एट एनी इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट। अब इसमें इसने लैंग्वेज के साथ भी खेला है, खेला कर दिया इसने। अब ये लैंग्वेज के साथ भी खेल रहा है, कभी लिखेगा मे, कभी लिखेगा मस्ट। मे का मतलब समझते हो ना कि ऐसा हो सकता है, क्या मतलब मे मतलब हो सकता है, और मस्ट मतलब ऐसा होना ही चाहिए, मस्ट मतलब ऐसा होना ही चाहिए, मे मतलब ऐसा हो सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, विद जीरो स्पीड एट एन इंस्टेंट मे हैव नॉन जीरो एक्सेलरेशन। मे लिखा है ना, मतलब मे मतलब ऐसा हो सकता है क्या, तो इसने बोला है कि जीरो स्पीड हो, किसी स्टैंड पे स्पीड जीरो हो लेकिन तब भी नॉन जीरो एक्सेलरेशन हो, ऐसा हो सकता है कि इसने ऐसा पूछा है आपसे। तो बताओ ऐसा हो सकता है कि नहीं, कि स्पीड जीरो हो गई लेकिन तब भी उसका एक्सेलरेशन है, हो सकता है यार। अभी देखा अपन ने, जब बॉल ऊपर जा रही थी, अब आप बोलोगे सर ऊपर वाली डायरेक्शन तो प्लस हो जाएगी, ऊपर वाली डायरेक्शन तो प्लस हो जाएगी, सॉरी प्लस नहीं वाई हो जाएगी, ऊपर डायरेक्शन तो वाई हो जाएगी, आप ये पूछोगे। तो मैंने अभी क्या बताया, वन डायमेंशन मोशन का मतलब एक्स वाई जेड से नहीं होता, सिर्फ एक ही डायमेंशन में मूवमेंट हो रहा है, बस ये इतना याद रखना है। तो ये वाला मूवमेंट भी तो वन डायमेंशन हुआ ना, क्योंकि वाई में हो रहा है भाई, एक ही डायमेंशन है ना वाई। तो इसने, अब मैं आपको पूछता हूँ, यदि आप किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो जब से वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है तब वहाँ पे स्पीड कितनी हो जाती है, ज़ीरो, लेकिन एक्सेलरेशन तो तब भी लग रहा होता है ना जी, एक्सेलरेशन तो लग रहा होता है ना जी, समझ रहे हो ना जी, कितना लग रहा होता है, जी लग रहा होता है जी लग रहा होता है जी, समझ गए जी। तो भाई ऐसा पॉइंट मैंने ढूंढ के निकाल दिया कि यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन तो है, वेलोसिटी जीरो होने के बाद भी एक्सेलरेशन है। इसने मे पूछा है, मे क्या ऐसा हो सकता है, यदि ये बोल देता कि वेलोसिटी जीरो है तब एक्सेलरेशन जीरो होना ही चाहिए, वो गलत हो जाता, मस्ट लगा देता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। यदि इसी स्टेटमेंट में मस्ट लिख देता तो आंसर गलत था, क्योंकि देखो भाई जब वेलोसिटी ज़ीरो है तब हमेशा एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्या, ये तो गलत बात है ना यार,
तो गलत बात होगी ना। जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, सर समझ, ऐसा ज़रूरी नहीं, लेकिन मैं लिखा है इसने तो मतलब ये स्टेटमेंट सही हो गया कि वेलोसिटी तो जीरो है लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो गया। ये रहा देखो, ये देख। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी, विद जीरो स्पीड में हैव नॉन जीरो वेलोसिटी। इसने क्या बोला, स्पीड जीरो है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या? वेलोसिटी तो नॉन ज़ीरो है लेकिन स्पीड ज़ीरो है, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि स्पीड ज़ीरो हो गई भाई, वेलोसिटी होता क्या भाई? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी है स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन, यही है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी में दो चीज़ें होती है, एक तो स्पीड है, मतलब वेलोसिटी का एक तो रिजल्ट, स्पीड क्या होता था, स्पीड क्या होता था, जो वेलोसिटी उसका रिजल्टेंट, वेलोसिटी का रिजल्टेंट डायरेक्शन नहीं बताता, रिजल्टेंट बताता है, डायरेक्शन नहीं बताता यार। वेलोसिटी में क्या दो चीज़ें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। और लेकिन स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। यदि मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया भाई, यदि किसी चीज़ का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट जीरो हो गया तो भाई वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो, जीरो तो जीरो ही होता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी नॉन ज़ीरो हो और स्पीड जीरो हो जाए। यदि स्पीड जीरो हो गई, जिसे मैं मान लेता हूँ ज़ीरो आई के, ज़ीरो जे कैप, ज़ीरो के कैप, इस बात का कोई मतलब है क्या? यदि मैग्नीट्यूड ही जीरो हो गया तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी यार, क्योंकि स्पीड जीरो हो गई मतलब मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, और मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो वेलोसिटी को जीरो होना पड़ेगा। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया भाई, ऐसा नहीं हो सकता, स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। सी पढ़ते हैं, सी। विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन। मज़ेदार क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन। विद कांस्टेंट स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, मस्ट लगा दिया उसने। यदि स्पीड कांस्टेंट है भाई तो एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। यदि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो ही होना चाहिए, क्या ऐसा है क्या? नहीं। जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे भाई तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यदि कांस्टेंट स्पीड से कोई इस पर चल रहा है भाई, एक चींटी है या एक बाइकर है, एक राइडर है जो चल रहा है इस पर, ठीक है, एक चींटी चल रही है जिसकी स्पीड तो कांस्टेंट है भाई। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड। तो भाई यदि सेम स्पीड से चल रही है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है स्पीड का, 20 किलोमीटर पर आवर से एक बाइकर बाइक चला रहा है भाई एक मौत के कुएं के अंदर, मतलब स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट है लेकिन हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। मतलब वेलोसिटी, स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में क्या क्या चीज़ होती है, स्पीड और उसकी डायरेक्शन। स्पीड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो भाई वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी। मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। और यदि वेलोसिटी चेंज होती है तो वहाँ पे आता है एक्सेलरेशन, और सर्कुलर मोशन में इसीलिए आपको पता होगा एक्सेलरेशन होता है भाई। स्पीड कांस्टेंट है तो भी एक्सेलरेशन हो सकता है जी, तो भी एक्सेलरेशन हो सकता है जी। केस देख लो सर्कुलर मोशन का, जब सर्कुलर मोशन पढ़ोगे चीज़ें और क्लैरिटी से समझ पाओगे, ठीक है, ये बात समझे। विद जीरो स्पीड मस्ट हैव जीरो एक्सेलरेशन, यदि स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो ही होना चाहिए, गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है जी, ठीक है। तो मतलब समझिए जब स्पीड कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन हो सकता है, सर्कुलर मोशन का केस देख लिया अपन। लास्ट है, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप, विद पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन मस्ट बी स्पीडिंग अप। मज़ा, इसमें भी मज़ा आएगा, सारी चीज़ें मज़ेदार है। यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है इसका मतलब ये बोल रहा है ये मस्ट बी स्पीडिंग अप,
यदि एक्सेलरेशन यदि पॉजिटिव है तो हमेशा वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये ट्रू है या फॉल्स है? यदि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। ये स्टेटमेंट गलत है, सरासर गलत है, झूठ बोल रहा है मुंह पे आके ही, मुंह पे आके झूठ बोल रहा है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। इस कब बताया था? पहले भी बताया था, जब ये क्वेश्चन करा रहा था ना बहुत सारे, तब मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे। क्या? यदि वेलोसिटी भाई इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, मतलब वो स्पीड को बढ़ाएगा यार, क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव में लग रही है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में, दोनों सेम डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन इस केस में यदि वेलोसिटी पॉजिटिव में हो और एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो वो स्पीड को कम करेगा, स्पीड को कम करेगा। दूसरा केस देख लेते हैं। जब वेलोसिटी भाई नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी को बढ़ाएगा। किस डायरेक्शन में बढ़ाएगा? माइनस डायरेक्शन में, माइनस की डायरेक्शन में बढ़ाएगा। एक्सेलरेशन लग रहा है नेगेटिव, माइनस साइन के साथ है, लेकिन वेलोसिटी को बढ़ाएगा भाई, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी की, ये पहले ही बताया था मैंने आपको। लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में हो जाए, जी समझ रहे हो जी, वेलोसिटी का नेगेटिव डायरेक्शन में लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव में हो गया, तब ये वेलोसिटी को अब घटाएगा यार, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इधर चलना चाह रहा था लेकिन एक्सेलरेशन उसको इधर खींचेगा, तो वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी ना यार, क्योंकि ये इधर जा रहा था और एक्सेलरेशन इसको पीछे खींच रहा है, तो मतलब वेलोसिटी कम होती जाएगी। मज़ा आया ना इस क्वेश्चन? सिर्फ साइन देख के गड़बड़ मत कर देना यार, सिर्फ साइन देख के गड़बड़ मत कर देना यार। भैया बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन आ रहे हैं, मज़ा आ रहा है यार। एनसीईआरटी क्या रहा है? मज़ा आ रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, तो मैं क्या करता हूँ, इन क्वेश्चनों को नोट कर लेता हूँ चुन चुन के, इनको मैं आराम से आपको कराऊँगा, आराम से कराऊँगा। ये क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत हैवी हो जाएगा आपके लिए, आज बहुत हैवी हो जाएगा। तो आगे वाले क्वेश्चन मैं थोड़े इजी ले लूँ। देखो इसमें क्या करना है, नहीं बता रहा है, नेक्स्ट में बताऊँ। एक्सप्लेन क्लियरली, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 3.13। एक्सप्लेन क्लियरली विद एग्जांपल द डिस्टिंक्शिंग बिटवीन। क्लियर कट आपको एक्सप्लेनेशन करना है, उनके बीच में डिस्टिंक्शन भी करना है। नंबर 1 है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाई पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जिसको कभी कभी डिस्टेंस भी बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कब बोल सकते हो, मुझे ये बताओ। डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस कब बोल सकते हो? आपने यहाँ से स्टार्ट किया मोशन और आप सिर्फ एक डायरेक्शन में यहाँ से लेके यहाँ तक चले, तो x की वैल्यू इस जगह पे मान लेता हूँ +10 हो गई। क्या मैं इस मूवमेंट को डिस्टेंस भी बोल सकता हूँ और डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ? क्या? बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन में चला और एक ही डायरेक्शन में चला, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 10, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा? वो भी 10। समझ गए? तो इस जगह पर डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ तक चला भाई, फिर मैं लौट के आ गया यार, अब मैं लौट के आ गया और इस जगह पे x की वैल्यू है 5। अब बताओ मैं इस पूरी जर्नी में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम नाम दे सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस अब हो जाएगी 10 इधर गए 5 इधर आए, मतलब 15। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 15। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की? 15। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को मतलब नहीं है आप कहाँ से कहाँ आ रहे हो, वो तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को देखता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5। डिस्प्लेसमेंट 5 लेकिन डिस्टेंस 15। तो डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कब बोल सकते हैं, ये बात आपकी समझ आ गई? जब वन डायमेंशनल मोशन हो जाए और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, अपोजिट डायरेक्शन में लौट के वगैरह नहीं आ रहे। वन डायमेंशनल मोशन है एक ही डायरेक्शन में और लौट के आने वाला कॉन्सेप्ट नहीं। समझ गए? अब इसने पूछा क्या है, पाथ लेंथ कवर्ड बाई पार्टिकल। अच्छा, डिस्टेंस में और पाथ लेंथ में, डिस्प्लेसमेंट में, इनमें क्या डिफरेंस है? तो पाथ लेंथ क्या होती है, मैंने अभी जो आपको बताया, x=0 से आपने स्टार्ट किया, x=20 चलते हैं इस बार, फिर आप इधर से लौट के आए और यहाँ से यहाँ तक लौट के आए, मतलब इस जगह पे x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे x की वैल्यू 10 है। तो टोटल पाथ लेंथ बताओ भाई, टोटल पाथ लेंथ कितनी है यहाँ से? टोटल पाथ लेंथ, तो भाई पहले आप 20 चले, फिर आप 10 चले, मतलब टोटल पाथ लेंथ कितनी हो गई? 30 मीटर।
लेकिन इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू इस पॉइंट से इस पॉइंट, मतलब फाइनल पॉइंट कितना x इक्वल्स टू 10 पे माइनस इनिशियल 0, मतलब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर। डिस्टिंक्शन समझ आया आपको? समझ आया दोनों? पाथ लेंथ मतलब टोटल पाथ की लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट मतलब समझ गए फाइनल और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस। तो ये हो गया इनके बीच का डिस्टिंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, पार्ट नंबर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर ए इंटरवल ऑफ टाइम एंड एवरेज स्पीड ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है देख लेते हैं भाई। एक कोई प्राणी है भाई, घर से निकला और यहाँ तक पहुँचा भाई, ठीक है, फिर वो लौट गया जी, लौट गया आया, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 10 है, यहाँ पर x इक्वल्स टू 20 है। यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे टाइम लगा 10 सेकंड, और यहाँ से लेके यहाँ तक उसको वापस आने में टाइम लगा 5 सेकंड। अब मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इस टोटल जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर इसको बोलते हैं पाथ लेंथ अपॉन टाइम, पाथ लेंथ अपॉन टाइम। तो भाई ये पाथ लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की पाथ लेंथ कितनी है, पहले ये गया 20 प्लस 10, टोटल पाथ लेंथ तो ये हो जाएगी, अपॉन टाइम कितना लगा 10 प्लस 5 15, तो भाई 30 अपॉन 50 मतलब 2 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड। अब इसी जर्नी की, सेम जर्नी की एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करो, वो हो जाएगी भाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ से यहाँ तक का यार, x 0 है x 10 है। इसको ये मतलब नहीं है कि आप कैसे गए थे क्या गए थे, कोई मतलब नहीं, फाइनल और इनिशियल देखता है। तो फाइनल x इक्वल्स टू 10 पे थे, इनिशियल ये थे, डिस्प्लेसमेंट 10 हो गया यहाँ से यहाँ तक का। टाइम कितना लगा, टाइम ये पूरा लगा भाई, इस जगह पे आए तो जर्नी तो इसने पूरी कंप्लीट करी, डिस्प्लेसमेंट में जर्नी तो सेम ही कंप्लीट करी कि यहाँ गया था यहाँ पर आया, तो टाइम तो इसने पूरा ही लगाया, जाने आने में जो भी टाइम लगा वो टाइम तो पूरा लगेगा, टाइम तो पूरा लगेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ये बात नहीं करेगा कि वो किस तरह से गया था, उसको सिर्फ फाइनल और इनिशियल पॉइंट से मतलब था। लेकिन भाई आप जब टाइम देखोगे, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप किसी पॉइंट से अपने घर से निकले, मार्केट तक गए, फिर लौट गया है, बीच में एक शॉप थी उस तक लौट गया है किसी शॉप तक, तो आप घड़ी में देखोगे तो टाइम देखो, डिस्प्लेसमेंट निकालो या डिस्टेंस निकालो। टाइम तो आपको पहले जाने में जो टाइम लगा, फिर वहाँ तक लौट के आने में जो टाइम लगा, टाइम तो पूरा ही लगेगा, टाइम तो 15 के 15 ही लग गए ना। डिस्प्लेसमेंट आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप कहाँ तक गए थे फिर लौट के आए, वो तो ये कहेगा फाइनली कहाँ पर हो, इनिशियली कहाँ पर हो, फाइनली कहाँ पर हो, इनिशियली कहाँ पर हो। लेकिन टाइम तो भाई, टाइम तो टाइम है, वो तो आपको पूरा ही देखना पड़ेगा कि भाई आप कैसे गए थे फिर कैसे लौट के आए, मतलब टाइम तो पूरा कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 10/50, 2/3 आंसर। तो यहाँ पे ये एवरेज वेलोसिटी आई, एवरेज स्पीड आई, इस तरह से आप दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करके दिखा सकते हो, दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन करके दिखा सकते हो। ऐसा एग्जांपल लेके अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ लेता हूँ, एक्स टी ग्राफ है, कुछ इस तरह का एक्स टी ग्राफ है, पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की आपको यदि एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो यार, एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो भाई पॉइंट 1 से पॉइंट 2 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो भाई इसको और इस पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन करना पड़ेगा आपको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा डायरेक्टली। तो ये वाली पाथ लेंथ, ये जो इस स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ है ना, एल मान लेता हूँ, ये वाली लेंथ अपॉन जो भी टाइम लगेगा, ऐसे करके आप निकाल सकते हो एवरेज वेलोसिटी। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि एवरेज स्पीड बताओ, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 की एवरेज स्पीड बताओ, पॉइंट नंबर 1 से लेके पॉइंट नंबर 2 की एवरेज स्पीड बताओ। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा भाई कि आपको पॉइंट 1
और 2 इस कर्व के अलोंग ही चलना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस में क्या करते हैं आप, डिस्टेंस में आप क्या करते हो कि आपको टोटल पाथ की लेंथ लेनी पड़ती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। ये लेंथ आप कैसे भी निकालो, हो सकता है ये वाला एक सर्किल का पार्ट हो और सर्किल का 1/4 हो, उस सर्किल की आपको यदि रेडियस दे रखी है तो 2πr से उसकी टोटल वो सर्कमफेरेंस आ जाएगी, उसका 1/4 कर देना यदि ये सर्किल के पार्ट का 1/4 है तो। इस तरह से जैसे भी निकालो आपको ये वाली पाथ की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ से इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्ट ज्वाइन करने से काम नहीं चलेगा। तो यदि एवरेज स्पीड निकालनी हो, स्पीड इक्वल्स टू, अब क्या बोल सकते हो आप, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस मतलब इस पाथ के अलोंग जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो डिवाइडेड बाई यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा वो। ये बात आप समझ गए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये डिफ्रेंशिएट हो गया इस पाथ के अलोंग। अब मैं एक काम करता हूँ ये बात। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट 1 पहले यहाँ था, पॉइंट 2 पहले यहाँ था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट 1 और 2 को पास में लाता जा रहा हूँ। अब पॉइंट 1 और 2 ये रहा। अब देखो पॉइंट नंबर 1 से 2 को मिला रहा हूँ तो ये लाइन इसके पास आती जा रही है, देखो ये लाइन इसके पास आ गई, ठीक है। अब इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है, मतलब इन दोनों के पाथ के जो बीच का डिफरेंस है, मतलब यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट लूँ तो ये लेना पड़ेगा और डिस्टेंस लूँ तो ये लेना पड़ेगा। तो ये लेंथ के बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है, मतलब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लगभग बराबर होती जा रही है यदि मैं पॉइंटों को पास लाता जाऊँ तो। अब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट नंबर 1 और 2 को भाई कुछ इतना पास ले आया, ये पॉइंट 1 है और यही पॉइंट 2 है, कुछ यही पॉइंट 2 है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए ये लाइन खींचूँ और डिस्टेंस तो इस कर्व के अलोंग की लाइन, तो वो दोनों तो सेम ही होगी ना, लगभग सेम ही होगी। उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो जितना पास पॉइंट आते जाएंगे, यदि पास पॉइंट आते गए तो डिस्टेंस इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होता जाएगा। ये बात समझ रहे हो, क्योंकि इसके अलोंग या कर्व के अलोंग चलो तो भी यही बात है, और इसका डायरेक्ट लाइन खींचो तो भी वही बात है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते जा रहे हैं। मैं इतना क्यों बता रहा हूँ, इतना इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया वो यही पूछा गया है इस क्वेश्चन में, एवरेज स्पीड क्या ये पूछ लिया। अब ये नेक्स्ट पूछ रहा है हाँ, अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया भाई, अच्छा अरे वो क्वेश्चन कहाँ गया यार, जिसमें ये पूछ रहा था इसने, क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड एवरेज वेलोसिटी इंटर टाइम एवरेज सेम, एवरेज स्पीड ऑफ पार्टिकल ओवर इंटर टाइम इज डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ ऑफ, so in the second quantity is either greater than or equal to the first when is the equality sign true, for simplicity consider one dimension motion। अच्छा, instantaneous speed is always equal to magnitude of instantaneous velocity। हाँ ये है, आपसे ये पूछ लिया भाई कि इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसीलिए मैंने इतनी सारी रामायण आपको बताई थी। ये क्वेश्चन है इसमें कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है ना, उसका आप यदि मैग्नीट्यूड ले लो तो वो इक्वल आएगा इंस्टेंटेनियस स्पीड के। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों डिफरेंट होती हैं। यदि पाथ लेंथ बड़ा है तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग आएगा डायरेक्ट लाइन खींचने से, और डिस्टेंस आएगी उस पाथ के अलोंग की पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी। अब यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो आप जानते हो, जस्ट एक पॉइंट पर किसी एक जस्ट पॉइंट की वेलोसिटी आती है, मतलब वो पॉइंट मतलब उसके एक जस्ट पीछे और एक आगे वाले पॉइंट को यदि आप मिलाओगे तो जितनी डिस्टेंस होगी, जितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो दोनों सेम ही हो जाएंगे। यही मैं अब तक इसीलिए मैं आपको बता रहा था, ये पॉइंट आप पास लाते जाओगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते कैसे हो, इस पाथ के अलोंग एक इस वाले पॉइंट पर एक खींच देते हो टेंजेंट, और उसका थीटा लेके टेन थीटा की जो वैल्यू होती है उस वाले पॉइंट पर आपकी एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। अब ये आपसे बोल रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम होती है, ऐसा नहीं बोल रहा है। ये आपसे बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालोगे कैसे? ऐसे निकालोगे, दो जो बीच का डिफरेंस है वो बहुत कम हो गया, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा और डिस्टेंस भी सेम हो जाएगी, तो इसीलिए जो एवरेज स्पीड आएगी वो दोनों सेम आ जाएंगी। लेकिन इसने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, हो सकता है वो पाथ के अलोंग इस डायरेक्शन में चल रहा हो भाई, तो ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी। लेकिन हो सकता है वो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा हो तो वेलोसिटी ये आ जाएगी। इसीलिए इसने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यदि मैग्नीट्यूड ले लोगे तो डायरेक्शन की तो बात ही खत्म होगी ना, तो उसका मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के, क्योंकि वो दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है यदि पाथ लेंथ कम होती जाती है तो। और इंस्टेंटेनियस में क्या होता है, टी इक्वल्स टू डेल्टा टी अप्रोच करता है ज़ीरो को, डेल्टा टी अप्रोच करता है लगभग ज़ीरो को, तो दोनों पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसने मैग्नीट्यूड की बात करी, वो बहुत ही अच्छी बात है, आप समझ पाए। वापस बोलता हूँ स्टेटमेंट को, क्योंकि मुझे मज़ा आ गया था ये स्टेटमेंट पढ़ के, क्या आ गया था, मज़ा आ गया था, और ये मज़ा मैं आप सभी को देना चाहता हूँ यार, समझ रहे हो? कि यदि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, वो हमेशा सेम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। लेकिन क्या एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम होती है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पाथ लेंथ में डिफरेंस होता है वहाँ तो यार, पाथ लेंथ में डिफरेंस होता है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, क्योंकि डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन अलग हो सकती है, स्पीड में डायरेक्शन की बात होती ही नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन की बात होती है, तो इसीलिए मैग्नीट्यूड लिया इसने। ये बात आप समझ पाए ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन वॉक्स टू ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हिज होम टू मार्केट 2.5 किलोमीटर अवे विद ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एक भोला इंसान है, मान लो आपके कोई फैमिली मेम्बर है जी, फैमिली मेम्बर है जी, क्या है जी, फैमिली मेम्बर है जी। ये घर से निकले 5 किलोमीटर पर आवर से निकले, ये होम है और ये है भाई मार्केट, और ये होम और मार्केट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है जी, समझ गए जी। 5 किलोमीटर से गए घर से और यहाँ पे पहुँचे मार्केट में। मार्केट में जाके पता चला जी आज तो मार्केट में बंद है पूरा मार्केट में आज छुट्टी डिक्लेयर कर दी भाई। ये हो गए, घबरा गए, इन्होंने सोचा भाई घर पे पड़ेगी मार, आप ही थे वो मार। आप गए मार्केट और आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो भाई, सुबह जग के न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो और आप न्यूज़पेपर में एक खबर भी आई थी कि आज मार्केट बंद रहेगा, लेकिन आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है। आप घर से चले गए भाई, घर से चले गए मार्केट के, मम्मी आज मैं सब्ज़ी लेके आ रहा हूँ, आप मुझे दो थैला लेके आप चले गए भाई मार्केट में, पहुँच के आपको पता चला मार्केट वहाँ जाके बंद है, तब आपको याद आया अरे यार अखबार में खबर तो आई थी कि मार्केट बंद रहेगा। फिर आपको पता है कि अब होने वाली अपनी सुताई, आपका पिटना तय है, तो इसीलिए आप अब मार्केट से घर भागोगे, जल्दी भागोगे ना। इसीलिए जो आदमी था वो मार्केट से जो घर पे आता है वो भाई 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है। अब इसने स्पीड बढ़ा दी कि यदि मैं लेट हो गया तो भाई घर पे सुताई होना तय है। मम्मी पूछेगी बेटा सुबह जब के न्यूज़पेपर पढ़ता है, इसमें क्या तूने ये खबर नहीं पढ़ी थी तूने कि मार्केट बंद है, तो सुताई हो तो जल्दी पहुंच जाओ। मम्मी को कुछ बहाना लगा देंगे, मम्मी मैं तो यहाँ तक गया था, मुझे रास्ते में याद आया कि सब्ज़ी आज नहीं लेते, सब्ज़ी कल ले लेंगे। मम्मी को पता नहीं कि मार्केट गए और मार्केट बंद है, आप बता रहे हो कि सब्ज़ी कल ले लेंगे, मेरे रास्ते में जो काम था वो काम करके मैं तो आ गया, सब्ज़ी मैं कल ले आऊँगा मम्मी, ठीक है। तो आपने क्या किया, जल्दी चलते हैं, नहीं तो मम्मी विश्वास नहीं करेगी ना कि मैं मार्केट से लौट के आ रहा हूँ। तो आप दौड़ते हुए गए, घर पहुँच जाए सेफली, लैंड हो जाए घर पर, नहीं तो मार पड़ेगी भाई। तो ये बात है, लौट के इतने। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो भाई आप जो गए थे और घर पे वापस आए तो एवरेज वेलोसिटी पूछ ली आपसे, क्या पूछ ली, एवरेज वेलोसिटी। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम जी। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, यहाँ तक गए और यहाँ पे वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट हो गया ज़ीरो जी, जहाँ से निकले वहीं पर पहुँच गए, और टाइम तो जो भी लगाओ उससे क्या मतलब, एवरेज वेलोसिटी तो ज़ीरो आएगी। अब वेलोसिटी तो ज़ीरो आ गई, एवरेज वेलोसिटी। एनसीईआरटी ने भी आपके मज़े ले लिया यार, एनसीईआरटी यार, इसके जो भी राइटर होंगे यार, मैं दिल से उनको सैल्यूट करना चाहूँगा, नमस्कार करना चाहूँगा, और उनके लिए तो बहुत सच्चा नमन है जी। उन्होंने इतने बढ़िया क्वेश्चन बनाए, इतने इंटरेस्टिंग बनाए, मतलब मैं ये मानता हूँ यार, उनकी जो
थॉट प्रोसेस है ना, थॉट का लेवल बहुत ऊपर है यार, बहुत ऊपर। इन्होंने इतना सोच, मतलब इस क्वेश्चन में थोड़ा एक जोक भी लिखा है बीच में, कि ये जोक ये लिखा है कि एवरेज, आप किसी इंसान को जाके जो मार्केट से लौट के आया, घर पे आराम से रेस्ट कर रहा है, उसके कान में जाके ये मत बोल देना कि भैया आपकी एवरेज वेलोसिटी तो 0 थी, नहीं तो आपको थप्पड़ ही मार सकता है कि मैं इतना परेशान हो गया आया और मेरी एवरेज वेलोसिटी 0 है। समझ रहे हो ना यार, एनसीईआरटी की लेवल समझ रहे हो ना, जोक भी मार दिया उन्होंने। तो ठीक है, ये एवरेज वेलोसिटी निकाली। अब क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है इसका, एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर द टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 30 मिनट। यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम इक्वल टू 0, तो पहले देखते हैं 30 मिनट्स में ये कहाँ पर पहुँच जाएंगे। एवरेज स्पीड पूछिए कब तक, एवरेज स्पीड निकालनी है आपको जब टाइम 0 से लेके टाइम 30 तक वेरी कर रहा है। तो पहले देखते हैं इनको घर से लेके मार्केट तक पहुँचने में टाइम कितना लगता है। तो टाइम जो होता है भाई, वेलोसिटी जो होती है वो होती है, वेलोसिटी जो होती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और जो स्पीड होती है, स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 2.5, और इस डायरेक्शन में वो किस उससे चल रहे थे, 5 से चल रहे थे। तो यहाँ से जो टाइम आएगा भाई 1/2 आवर्स। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस 2.5, ये स्पीड 5, तो यहाँ से टाइम है 1.2 है। 1.2 आवर्स मतलब 30 मिनट्स। और आपसे यही पूछा है क्वेश्चन नंबर ए में कि एवरेज स्पीड टी इक्वल्स टू 0 से टी इक्वल्स टू 30, मतलब यहाँ से यहाँ तक की एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपॉन यहाँ से यहाँ तक का टाइम। टाइम कितना लगा, यदि ये डिस्टेंस किलोमीटर में रख रहे हो भाई, तो नीचे टाइम आर में रख दो, तो आपकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। स्पीड आ गई आपकी। एवरेज स्पीड पूछी है इसने, एवरेज स्पीड पूछी ना आपको, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अपॉन यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा था, टाइम यही लग रहा था, तो वही एवरेज स्पीड मैंने निकाल दिया अभी। समझ गए, दो बार कैलकुलेशन कर दिया आपके लिए। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है भाई 0 to 50 मिनट, 0 to 50 मिनट में एवरेज स्पीड निकालो। अभी ये एवरेज वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं भाई साहब। 0 to 30 निकाल दी, अब एवरेज स्पीड 0, टाइम इक्वल्स टू 0 से टाइम इक्वल्स टू 50 सेकेंड। तो पहले 30 सेकेंड का तो पता चल गया अपने को, ये वाली डिस्टेंस। अब मैं देखता हूँ इनको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना लग रहा होगा, मतलब मार्केट से यहाँ तक आने में टाइम, मार्केट से और घर तक आने में टाइम कितना लगेगा भाई। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस तो सेम ही है, अपॉन वेलोसिटी कितनी है लौट के आने में 7.5, तो ये टाइम आ रहा है 1/3 आवर्स। 1/3 आवर्स का मतलब 1/3 इंटू 60 मतलब 20 मिनट्स। तो मतलब एवरेज स्पीड निकालनी है अभी, 30 मिनट जाने में लगे थे, 20 मिनट आने में, और टाइम भी 50 मिनट लग रहा है, मतलब यहाँ से लेके इनको वापस आने में जो टाइम लग रहा है वो 50 मिनट ही लग रहा है। और यही पूछना चाह रहे हैं कि ये वापस जब लौट के आ गए होंगे तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2.5 जाने में 2.5 आने में, मतलब टोटल डिस्टेंस 5 हो गई। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, 30 मिनट जाने में, 50 आने में, 20 आने में, तो ये 50 मिनट लग रहे हैं। 50 मिनट मतलब वही 50 मिनट का मतलब समझ रहे हो, 50 मिनट मतलब कितने आवर्स। तो यहाँ से जो टाइम आ जाएगा भाई, जो एवरेज स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। आंसर समझ गए ना ये कैसे आ गई, समझ गए ना ये कैसे। एवरेज स्पीड निकालनी थी 0 से लेके 50 सेकंड तक, मतलब 50 सेकंड में एवरेज स्पीड, तो 30 सेकंड जाने में लगे, 20 सेकंड आने में लगे, मतलब टोटल 50 सेकंड लगे इनको घर तक आने में। तो भाई ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी इन्होंने, 2.5 इधर, 2.5 इधर, 5 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 50। 50 को मैंने आवर्स में कन्वर्ट कर लिया तो 50/60 हो गया भाई, 6 किलोमीटर पर आवर कट। अब ये पूछ रहा है t=0 से लेके t=40 मिनट्स तक के लिए एवरेज स्पीड बताओ, 0 से 40। मज़ा आएगा। आप ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई, ये तो इजी था ये पार्ट पूरा, अब आएगा मज़ा। तो t=0 से t=40, t=0 से t=40, तो जाने में कितने टाइम लगा था 30 मिनट,
जाने में 30 मिनट लगे ना यार, जाने में 30 मिनट लगे, मतलब 30 मिनट में यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। तो होम से मार्केट तक जाने में 30 मिनट्स, ये तो अपने को पता चल गए। नेक्स्ट 10 सेकंड में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे ये देखते हैं, समझ रहे हो, क्योंकि 0 से 40 की बात हुई, 30 तक का तो अपना पता है कि ये 30 सेकंड में तो मार्केट पहुँचे, तो अगले 10 सेकंड में कहाँ तक आएंगे ये। तो डिस्टेंस जो होती है भाई वो वेलोसिटी इंटू टाइम होती है जी, वेलोसिटी इंटू टाइम होती है जी। आने के टाइम स्पीड कितनी थी 7.5 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है 10 मिनट्स है ना, तो 10/60, इतने घंटे लगेंगे इनको। डिस्टेंस जो है भाई 7.5/6 किलोमीटर, इतनी ये डिस्टेंस कवर कर पाएंगे कितने में, 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स में इतनी डिस्टेंस कवर कर पाएंगे जी। तो भैया 10 मिनट्स में ये कहाँ तक आ रहे होंगे, ये वैल्यू यदि अपन निकालें तो ये वैल्यू आएगी 6 × 6, ठीक है, 1.25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर, मतलब एकदम मिडल में पहुंच जाएंगे यहाँ पर। तो ये लौट के 1.25 किलोमीटर तक आ जाएंगे, बाकी की बचेगी भी 1.25 बचेगी, ये भी तो 1.25, क्योंकि 1.25 का डबल ही 2.5 होता है, 1.25 का डबल ही 2.5 होता है। तो ये बात आप समझ गए, ये कैलकुलेशन हो गई। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 0 से लेकर 40 सेकंड की पहले एवरेज स्पीड बता, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस मतलब जाने में 2.5 और आए कितने 1.25 अपॉन टोटल टाइम तो दिया है इन्होंने 40/60 कर देना, क्योंकि 40 मिनट्स में दिया है। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे वो इनकी एवरेज स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में। लेकिन मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एवरेज वेलोसिटी बताओ भाई 40 मिनट में। एवरेज वेलोसिटी के लिए फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखना है आपको, सिर्फ फाइनल पॉइंट ये रहा, इनिशियल पॉइंट ये रहा, और फाइनल और इनिशियल के बीच की डिस्टेंस है 1.25, क्योंकि ये वाली 1.25 हो गई तो बाकी बची हुई 1.25। तो फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिफरेंस देख लो तो मतलब 1.25, डिस्प्लेसमेंट तो 1.25 हो गया इनका, और टाइम तो वही लगा है 40 मिनट, इन्होंने बोल ही दिया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी और एवरेज डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई या नहीं? मैं देख लेता हूँ वीडियो कितने मिनट का हो चुका है, क्योंकि मुझे भी लग रहा है मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम लगा दिया अब तक। देख लेते हैं टाइम। माइक हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3। सो द टाइम इज़ 1 hour and 27 minutes. So I think I have already done the numerical number 3.15. 3.15 इजी है यार, इजी है। उसमें क्या पूछा आपसे कि एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, मैंने ये कैलकुलेशन करके बता दिया। आप इजीली इसको लिख सकते हो ना, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, पूरा बता दिया आपको। और वही एक क्वेश्चन इसमें दूसरा यही है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों सेम क्यों होते, तो मैंने वो बता दिया था कि क्यों होते। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक ग्राफ से रिलेटेड है, तो वो मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करना चाहिए अपने को यार। क्या करना चाहिए, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन एक क्वेश्चन इजी सा दे रखा है, वो मैं नेक्स्ट ग्राफ का ही है वो, जिसमें XT प्लॉट दे रखा है आपको, XT प्लॉट कुछ इस तरह का है। पहले ये प्लॉट देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, प्लॉट ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई, इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, और स्टार्ट होते होते ऐसे करके जा रहा है। आपसे पूछ क्या रहा है, सो द XT प्लॉट ऑफ 1 डायमेंशन मोशन ऑफ ए पार्टिकल। ये पार्टिकल जो 1 डायमेंशन में मोशन कर रहा है, हो सकता है एक्स में कर रहा है, वाई में, जेड में, लेकिन अपन एक्स में मान लेते हैं अपनी सहूलियत के लिए। इज इट करेक्ट टू से डेट फ्रॉम ग्राफ दैट द पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन फॉर t <0? ये t यहाँ पर है, ये t = 0 इस वाले पॉइंट पे, तो इस इधर क्या होगा t <0 और इधर t > 0। तो देखो क्या ग्राफ जैसा दिख रहा है वैसा ही मोशन होता है क्या, ये पूछना चाह रहा है इस ग्राफ को देखिए। जैसा ग्राफ दिख रहा है वैसा ही मोशन होगा क्या, मतलब t यदि <0 है तब इसका मोशन स्ट्रेट लाइन है, जब t <0 तब इसका मोशन स्ट्रेट लाइन है, और जब t <0 हो गया तो इसका मोशन पैराबोलिक हो गया। क्या ऐसा ही होता है,
एक्स टी ग्राफ का जैसा शेप होता है वैसा ही मोशन भी होता है क्या? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये बात। क्यों गलत है? टी लेस देन जीरो पर भाई वो मोशन कर ही नहीं रहा है। जिस जगह पे टी लेस देन जब जीरो है तब एक्स की वैल्यू भी क्या है, इसके अलोंग चल रहा है ना भाई, इसके अलोंग मतलब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है भाई, जीरो है। इस वाले पॉइंट पे भी, इस वाले पॉइंट पे भी, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे जीरो है। मतलब वो किसी एक पोजीशन पे पड़ा हुआ है और वहाँ से वो चल ही नहीं रहा है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे हो गया? जैसा एक्स टी ग्राफ का शेप है वैसा ही मोशन नहीं होता है, समझ रहे हो? यही बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो जब टी लेस देन जीरो मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है और इस डायरेक्शन में हर पॉइंट पे पोजीशन की वैल्यू क्या है, जीरो, मतलब मोशन हो ही नहीं रहा है। ये तो बोल रहा है कि टी लेस देन जीरो पे स्ट्रेट लाइन बन रही है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, बिल्कुल नहीं। टी ग्रेटर देन जीरो पे चलते हैं, टी ग्रेटर देन जीरो पे जब जा रहे हैं तो ये बताना चाह रहा है जब टाइम की वैल्यू मैं मान लेता हूँ ये टाइम 1 सेकेंड है, तो यहाँ पे कुछ पोजीशन हो गई, मैं मान लेता हूँ ये पोजीशन है भाई, ये पोजीशन है 2 मीटर, ठीक है। जब t इक्वल्स टू 4 हो गया तो पोजीशन हो जाएगी x इक्वल टू 16 मान लेता हूँ। जब t इक्वल्स टू 8 हो गया तब पोजीशन में मान लेता हूँ x इक्वल्स टू है 69 मीटर, कुछ भी हो सकती है भाई। तो मतलब ये ऐसे मतलब पोजीशन टाइम के साथ पोजीशन वेरी कैसे कर रही, पहले जब टाइम इक्वल्स टू जीरो था, x इक्वल्स टू जीरो था, जब टाइम 1 हो गया तो यहाँ से 2 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया, t इक्वल्स टू 1। जब टाइम 4 सेकंड हो गया तो यहाँ से ये 16 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया। मतलब 1 डायमेंशन मोशन हो रहा है और स्ट्रेट लाइन में भी हो रहा है, क्योंकि ये डायमेंशन मोशन कैसा है, 1 डायमेंशन। तो भाई ये मोशन तो स्ट्रेट लाइन होगा ना, पैराबोलिक कैसे हो जाएगा? यदि मोशन इसने बोल ही दिया कि 1D मोशन है तो 1D मोशन में तो पैराबोलिक का कोई चांस ही नहीं बन रहा। बन रहा है क्या कोई चांस? यदि पैराबोलिक मोशन हो गया तो वो तो 2 डायमेंशन मोशन हो गया ना यार। पैराबोलिक मोशन तो अपने आप में 2 डायमेंशन हो गया, क्योंकि एक्स में भी कुछ चलेगा, वाई में भी कुछ चलेगा। तो मोशन नहीं बताता एक्स टी ग्राफ, वो सिर्फ ये बताता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स की क्या पोजीशन है। टाइम 1 सेकंड था तब वो एक्स इक्वल टू कितने पे था, जब टाइम 2 हो गया तब एक्स कितना है, समझ गए? तो जो एक्स टी ग्राफ होता है उसका शेप ये नहीं बताता कि मोशन भी वैसा ही होगा, पैराबोलिक होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, समझ गए ना? इस ग्राफ से क्लियर भी हो गया ये। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं भाई। थैंक यू सो मच। मज़ेदार क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के मज़ेदार है।